92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य ऋत्विक श्रीधर जोशी की लिखी कहानी खबर से खबर। मुझे बचपन से सिखाया गया कि अपनी जिम्मेदारी को निभा ले जाना ही बड़ा होना कहलाता है। बाबा को गुजरे आज 7वां दिन है। उनकी शराब ने पहले उनका दिमाग खा लिया, फिर उनको। मैंने तकरीबन 26 साल बाद आज अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाई। अजीब बात है, मैंने जो सोचा था वैसा एहसास होने की जगह कुछ अजीब सा हो गया। बजाय बड़प्पन के मुझको उम्र का 6ठा बरस क्यों याद आ गया। तब हमारे बाबा जयपुर दूरदर्शन में काम किया करते थे। हमारे स्कूल के मैदान में घास नहीं, रेत हुआ करती थी। तब हम सारे दोस्त उस दोपहर की तपती रेत पे आधी छुट्टी होते ही लोट लोट के नंगे पांव हाफ चड्डी में खेला और नहाया करते थे। वो मीठी तपन मेरे पैरों में आज क्यों महसूस हो रही है? ये भी कोई मौका है? मुझे कमरे से एक जानी पहचानी महक आ रही थी। तभी से जब से मैंने अपनी जिम्मेदारी समझ के बिना किसी से कहे पूछे उसको पूरा करने का कदम उठा लिया था। महक पान, किसी जले तार और अगरबत्ती की मिश्रित गंध सी थी। इससे कुछ बचपन की यादें जुड़ी थीं। ये गंध बाबा के दफ्तर की गंध हुआ करती थी। हुआ क्या करती, आज भी वैसे ही रहती है वहाँ। यही तो खासियत है सरकारी दफ्तरों की। चाहे किसी भी राज्य के किसी भी शहर का हो, उसके स्टूडियो में दाखिल होते ही ये गंध आपका स्वागत सबसे पहले करती है। बाबा का ट्रांसफ़र जहाँ जहाँ हुआ वहाँ वहाँ के हर दफ्तर में यही गंध तो रहा करती थी। अरे दफ्तर में क्या, उनके कपड़ों तक में यही रहा करती थी। जबकि पापा तो सिगरेट छूते भी नहीं थे। वो तो अभय अंकल पीते थे, वही जिनको अभी अभी कॉल किया मैंने। मगर इस गंध के मेरे पीछे आते रहने का कारण क्या है? शायद इसकी ही वजह से मैं अपने बचपन की यादों में जा खोया था। अभय वाजपेयी और मेरे बाबा एक दूसरे के जिगरी दोस्त। मेरे बाबा शराब बहुत पीते थे और अभय अंकल उनसे भी एक कदम आगे। वो सिगरेट भी खूब खींचते रहते। घर में दोनों को महफिल जमाते मैं बहुत देर से खड़ा ताक रहा था। सामने मछली के पकौड़े जैसी कोई चीज़ छोटी सी प्लेट में निकाली जा रही थी। दोनों सुरूर में ही थे, शायद पहले से भोग लगा के भी आए थे। माँ को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। वो तुरंत मुझको पीछे खींचते हुए बाबा और अंकल को तंज करने लगी। आप लोग शर्म भी घोल के पी रहे हैं? कमल को अंदर जाने के लिए नहीं बोला जा रहा आप लोगों से? बच्चा है ना। भाभी जी, आप ना बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं लिख के दे दूंगा आपको कि ये कभी हाथ भी नहीं लगाएगा। अभय अंकल पूरे आत्मविश्वास के साथ बांह खींचते हुए बोले तो बाबा ने भी नशे भरी हामी भर दी। हाँ ना, कभी नहीं लगाएगा हाथ। अभय अंकल उनके कहते ही आगे बोले, इसने देखा है ना इसका गलत असर। नहीं पिएगा, देख लीजिएगा आप। हाँ, पर सिगरेट पी सकता है। कह के उनकी खांसती हुई सी हंसी निकल गई और माँ बिदक के मुझको भीतर खींच ले गई। मैंने मुड़ के देखा तो अभय अंकल और बाबा मुझको हथेलियां लहरा के विदा कर रहे थे। मेरे छोटे से दिमाग ने उस क्षण की जैसे एक फोटो वहीं क्लिक कर ली थी। वो आज भी रंगीन है। वो जो कभी वक्त की भाप में धुंधला गई थी, इस महक ने उसे पोंछ के साफ कर दिया था। पर ये आ कहां से रही है? 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य ऋत्विक श्रीधर जोशी की लिखी कहानी खबर से खबर। इस कहानी में अब तक आपने सुना, कमल के पिताजी तकरीबन 7 दिनों पहले गुजर चुके हैं। वो उनके प्रति अपनी आखिरी कुछ जिम्मेदारियां निभा रहा है। तभी न जाने कैसे उसको एक जानी पहचानी महक आ जाती है। वो जो उसको उसके बचपन की यादों में उसके पिताजी और उसके जिगरी दोस्त अभय वाजपेयी के साथ उसके कुछ लम्हों में ले जाती है।
कमल इस पहचानी महक के अजीब समय पे आने से हैरान हो रहा है। अब आगे। अभय अंकल की वो आखिरी वाली पंक्ति को जैसे मैंने जीवन भर के लिए उसी समय रट लिया था। न जाने क्यों, पर मैं उनकी ये बात इतनी गंभीरता से ले गया कि जब पहली बार मेरे हाथ में सिगरेट आई तो मुझे उन्हीं की याद आई। उनकी बात भविष्य कथन साबित हो भी चुकी थी। उनकी ये पंक्ति ही उनको मेरे जीवन की वो खास वजह नहीं बनाती। और भी कई चीज़ें थीं, जैसे उनका हमारे घर पे दरवाज़ा खोल धड़धड़ाते हुए आना और मुझको अपनी गोद में लेके खुशखबरी देना, जो मेरे लिए कोई मायने तो नहीं रखती थी, पर उनका उत्साह मुझको भी उत्साहित कर दिया करता था। समा बनता था टीवी पे टेलीकास्ट होने वाले बाबा के किसी सीरियल की खुशी में, वो जो बाबा गैर सरकारी रूप से किया करते थे। मगर अभय अंकल का उत्साह सीरियल में नहीं, उसके ख़त्म हो जाने के बाद आने वाले दृश्य में हुआ करता, जब सभी कलाकारों और क्रू के दूसरे लोगों के नाम आया करते। वहाँ जहाँ जब निर्देशक के नाम की जगह पे काले बैकग्राउंड के ऊपर मोटे मोटे सफ़ेद अक्षरों में मेरा नाम नीचे से ऊपर की ओर जाया करता था। बाबा सरकारी अनुबंध में होने के कारण अपना नाम नहीं दे सकते थे, सो मेरे नाम का फ़ायदा उठा ले जाते। मैं चौथी क्लास का छात्र था। मुझे मेरा नाम तो बहुत अच्छे से पढ़ना आता था। टीवी पे उसके आने की अहमियत का तो मुझको पता भी नहीं था, पर फिर भी मैं एक ज़ोरदार किलकारी मार के उनकी गोद में ही उचक जाया करता था। आज समझ में आ चुका था कि वो ये क्यों किया करते थे। मुझे उस तरह किलकारी मारते हुए देखना इन दोनों को बड़ा भाता था। उसके बाद टेबल सरकाया जाता और माँ मुझको फिर से भीतर खींच लिया करती। मेरी अब भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे बचपन की यादों और अभी भी मुझे मिलती सरकारी दफ्तर की इस महक का मेरी जिम्मेदारी से क्या संबंध। मगर यादें मीठी थीं, आई भी थीं ऐसे मौके पे कि मुझको किसी भी याद को रोकने की ताकत नहीं थी। आज मैं भी माशाल्लाह उसी विधा में कूद पड़ा हूँ जिसमें मेरे पिताजी ने अपनी ज़िंदगी के लगभग 40 साल खपाए। उसकी वजह भी तो अभय अंकल ही थे। उन्होंने ही तो कैमरे के सामने पहली बार लाके खड़ा कर दिया था। अरे तुम जोशी की औलाद हो बेटा, काम नहीं करना है? सिर्फ टीवी पे नाम दिखने से नहीं चलेगा, सामने भी आना पड़ता है। अभय अंकल मुझसे बात करते वक्त सिगरेट छिपाने जैसी औपचारिकताएं नहीं किया करते, पर मैं कैसे करूं? मुझे तो आता भी नहीं। मेरा डर भी प्राकृतिक ही तो था, पर अभय अंकल ने ठान ली तो ठान ही ली। भले ही मैं बहुत डर गया था या मैंने किसी जिंदा लाश की तरह एक्टिंग की थी, पर मैं बच्चा था। बच्चों के किए हुए काम अच्छे बुरे नहीं होते। बच्चों की हर चीज़ प्यारी हुआ करती है। बाबा के दफ्तर में मेरा आना जाना शुरू हो गया था। वहीं हुई थी कैमरे, स्टूडियो और वहाँ की इस गंध से मेरी दोस्ती। मगर इस सरकारी दफ्तर की अजीब खुशबू का मेरे घर में होना मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। इसकी ताकत मुझे कोई प्रतिरोध नहीं करने दे रही थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य ऋत्विक श्रीधर जोशी की लिखी कहानी खबर से खबर। इस कहानी में अब तक आपने सुना पिताजी के गुजर जाने के बाद उनसे जुड़ी एक खास महक कमल को उसकी बचपन की कुछ यादों में ले जा रही है। वो यादें जो जुड़ी हैं उसके पिताजी और उनके जिगरी दोस्त अभय से, जो कमल के बचपन के सबसे करीबी 2 लोग थे। वो जिन्होंने कमल को भी अपनी ही तरह कैमरा और शूटिंग का बुखार दिया था। वो महक उसके पिताजी के दफ्तर की थी, जो न जाने कहाँ से आज उसके एकदम करीब थी। अब आगे। जयपुर पूरे 11 साल कटे। अभी तक के हुए बाबा के ट्रांसफ़रों में सबसे लंबा वक्त था। अजी वक्त क्या, मेरा पूरा बचपन। सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट के बाज़ारों, हाईवे के उस पार के रेत के टीलों पे नाचते मोर के पीछे, संक्रांति पे पतंगों से ढका हुआ आकाश, दशहरे पे जलते 90 फुट के रावण और दिवाली पे सजते हवा महल के दीदार में इतना सारा वक्त बीता कि आज उसकी जगह लेने के लिए किसी दूसरे लम्हे के पास कोई जगह ही नहीं है। इससे भी कीमती वक्त बीता था मेरे स्कूल में, जहां हम रेत में लौटने के नए नए बहाने ईजाद किया करते थे।
जहाँ संक्रांति से पहले मांझा लड़ाने की प्रतियोगिता चलती थी, जिसका पुरस्कार कुछ भी नहीं होता था, बस मज़े करना होता था। मैं बीत चुके पिछले साल को वहाँ गया था एक शूटिंग के सिलसिले में। बेहद तंग हालातों में काम से एक दिन छुट्टी मिली नहीं कि सबके घूमने के प्लान बन गए। मुझे हंसी आ गई। इन लोगों के लिए जयपुर टूरिस्ट स्पॉट होगा, मेरे लिए तो मेरा पुराना घर है। ये बिरला मंदिर, चिड़ियाघर और पुराने शहर जाके मैं क्या करूँगा। तय हुआ कि ये लोग जाएंगे टूरिस्टों की तरह और मैं अकेले जाऊँगा घर से बाहर रहने वाले घर लौटे लड़के की तरह। मैं अपने पुराने इलाके गया था। बड़ी हैरत हुई। 12 साल बीत चुके थे पर यहाँ कुछ भी नहीं बदला था। सारे मकान, दुकानें, बीच में पड़ने वाला मैदान, उसमें लगे नीम के और गुलमोहर के पेड़, सब कुछ वैसा का वैसा ही था। जैसे किसी ने मेरे आने की खबर पाके सब कुछ वैसे ही सजा दिया हो। मुझे सड़कों पे जैसे मेरी माँ का हाथ पकड़ के कूदते फांदते, सड़क पे से कोई छोटी सीख उठाते, डांट खाते, बस्ता गिराते उठाते अपना बचपन अपने आगे आगे चलता सा महसूस हो रहा था। मेरे चेहरे पे कुछ ऐसे भाव थे जिनको मैं शब्द नहीं दे सका था, पर ये खुशी के थे, ये मुझे मेरी मुस्कुराहट बता रही थी। मैं अपने पुराने मोहल्ले में गया था जहाँ अब भी वो लोग रह रहे थे जो मेरे बचपन के दोस्त थे। उनके माँ बाप भी। दोस्त तो कोई न दिखा पर उनके रिश्तेदार ज़रूर दिखे। वो जो दिखने में ज़रा भी बदले नहीं थे। कोई सफ़ेदी नहीं, कोई झुर्रियाँ भी नहीं। बस वो मुझे पहचान नहीं पा रहे थे। एक दो जानी पहचानी नज़रें मुझे कौतूहल से घूर ज़रूर रही थी, पर मैंने उनको कोई अपनेपन के भाव नहीं दिखाए। मैं व्यर्थ में इनकी बीत चुकी ज़िंदगी में हलचल नहीं लाना चाहता था, वरना वो हलचल मेरी ज़िंदगी में भी आ सकती थी। मैंने अपनी बिल्डिंग देखी। देखते ही मेरे पेट में मौजूद हवा जैसे कोई भंवर बना रही थी। बचपन में ये सब कितना बड़ा और ऊंचा लगा करता था, मगर ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया ऐसा लग रहा है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था हम लोग इतने छोटे मकान में रहते थे। अभय अंकल का ख्याल आया। उनसे मिलाने की इच्छा इतनी तीव्र थी कि वहीं से उनके घर पे फ़ोन लगा दिया, पर वहाँ से अभय अंकल की जगह आंटी ने उठाया। कौन है जी? कहिए। आंटी, मैं कमल बोल रहा हूँ। आप जोशी जी को तो जानती होंगी ना, अभय अंकल के दोस्त थे दूरदर्शन में। मेरी अभय अंकल के अतिरिक्त उनके परिवार में से किसी से कभी कोई बात नहीं हुई थी, इसलिए मेरे मन में कई सवाल थे। क्या ये मुझे पहचान पाएंगी? क्या अभय अंकल से मैं मिल पाऊंगा? 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य ऋत्विक श्रीधर जोशी की लिखी कहानी खबर से खबर। इस कहानी में अब तक आपने सुना, कमल के पिताजी को गुजरे आज 7वां दिन था और कमल अपने पिता और उनके दोस्त अभय के साथ बीते वक्त को याद कर रहा था। वो याद कर रहा था अपने पुराने शहर जयपुर को। उसके पिताजी के दफ्तर की महक उसको अपने मुताबिक ले जा रही है। कमल वहाँ अपने पुराने इलाके, अपने पुराने घर को घूम घूम के देख ही रहा था कि उसको अभय अंकल से मिलने का ख्याल आ गया। उसने फ़ोन लगाया। आंटी थी। कमल सोचने लगा, क्या उसको कोई पहचान पाएगा? अब आगे। हाँ, अरे कैसे हो? पापा मम्मी ठीक हैं? आंटी की खुशी से महसूस हुआ कि शायद वो उसको पहचान गई थी। मैंने उनको बताया कि मैं शहर में ही हूँ और उन्हीं के इलाके में भी, तो उन्होंने बस सीधे घर आने का हुक्म दे दिया। मैं भी यही चाहता था, मगर आंटी 12 साल हो गए ना, तो क्या है कि मुझे रास्ता याद नहीं है अब। हाँ, अच्छा ठीक है, तुम वो शिशु मंदिर के पास पहुँचो, मैं अंजलि को भेज रही हूँ, ठीक है? अंजलि अभय अंकल की छोटी बेटी। उनकी एक ही बेटी थी। अंजलि मुझसे कुछ 8 साल छोटी होगी। जब मैं जयपुर में था तब शायद ये इतनी छोटी थी कि इसका नाम भी नहीं रखा गया होगा, इसलिए मेरा उसे ना पहचान पाना लाजमी था। मगर सेलफोन के दौर में इस बात की भी कोई ख़ास फिक्र नहीं रह जाती अब। मेरे लिए आंटी की एक बात एक नए उत्साह का कारण बनी। उनकी मुझे शिशु मंदिर के पास पहुंचने की सलाह। यही तो मेरा पुराना स्कूल था, वहाँ जहाँ हम रेत में लौटते थे। मैं झट से उस ओर बढ़ चला, मगर रास्ते भुला बैठा था।
हंसी बाद में ये समझ के आई कि मैं अपने ही स्कूल के चारों ओर घूम घूम के लोगों से उसी का पता पूछ रहा था। एक सभ्य आदमी ने मेरी दुविधा ऐसे ख़त्म की कि मुझको सीधे मेन गेट पे लाके खड़ा कर दिया। वो जो कई तरह के फिल्मी और किन्हीं नीम हकीमों के इश्तिहारों के पीछे छिपा के रखा गया था, इसीलिए मैं उसको ढूंढ नहीं पा रहा था। मुझे वो बार बार दीवार जैसा लग रहा था। इन इश्तिहारों के पार मेरा स्कूल लगभग वैसा का वैसा ही था, मगर वहाँ अब रेत का मैदान नहीं, एक खुशहाल हरा घास का मैदान बन चुका था और उसके ऊपर एक बास्केटबॉल कोर्ट भी। कोई तकलीफ की बात नहीं थी। उस मैदान के जितने मज़े हमने लूटे थे, उसकी वजह से उस पे उगी मखमली घास मुझको कोई दुखी भाव नहीं दे रही थी। मैं जैसे किसी पुरानी फिल्म के बीच में एक पुराना पात्र था जो अब नया सा हो गया था। तभी मुझे किसी ने मेरी जागती नींद से निकाला। और पुराना टाइम याद कर रहे हो? एक अधेड़ आदमी मेरे कंधे को अपनी ओर खींचते हुए बोला। कह के वो भला मानस मुस्कुरा दिया। मेरे लिए कौतूहल बन चुका था यह आदमी। मैं इसे दिमाग पे पूरा जोर डाल के पहचानने की कोशिश किए जा रहा था, पर इसे तो जैसे पता था कि मैं कौन हूं और यहाँ क्यों आया हूं। मैंने आपको पहचाना नहीं है, सॉरी। तुम 5वीं में पढ़ते होगे, फिर तुम्हारे टाइम पे मैं आधा साल बीत जाने के बाद आया हूं ना। वो कैंटीन याद है? अरे वही नई नई लगी समोसे की दुकान। मैं एक झटके में इसको पहचान गया। ये वही है जो ये कह रहा है। इसके समोसे मैंने बड़े चुराए थे, पर वो मेरे कुछ निकम्मे दोस्तों को चढ़ जाया करता था। कमाल है। इसे देख के मुझको ऐसी खुशी हुई कि मैंने पूरे सद्भाव के साथ उसका हाथ अपने दोनों हाथों से कस के पकड़ लिया। अभी भी समोसे बेच रहे हो यहाँ पे? तरक्की नहीं मिली कोई? अरे मिली कैसे नहीं, चपरासी हूँ भाई 8 साल से यहाँ। हम दोनों की हंसी वहाँ पूरे मैदान में गूंज रही थी कि तभी अंजलि का फोन आ गया। उस सुंदर समय को वहीं छोड़ के मुझे एक दूसरा और ज्यादा उत्सुक समय अपने पास बुला रहा था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य ऋत्विक श्रीधर जोशी की लिखी कहानी खबर से खबर। इस कहानी में अब तक आपने सुना कमल अपने बचपन की यादों से निकल के अब बीते सालों की यादों में है, तब जब वो अपने काम के सिलसिले में अपने बचपन से छूट चुके शहर जयपुर गया था। वहाँ उसने अपना पुराना घर देखा और उसको अपने पिताजी के जिगरी और मस्त मौला दोस्त अभय से मिलने का ख्याल आया। उसने फ़ोन किया तो उनकी पत्नी ने उठाया और कमल को पहचान के अपनी बेटी को उसको लेने भेज दिया। कमल अपने पुराने स्कूल के एक पुराने आदमी के साथ यादें बांट रहा था कि अभय अंकल की बेटी अंजलि ने उसको फ़ोन किया। अब आगे मैंने उस अधेड़ आदमी से विदा ली और बाहर निकल के फ़ोन पे ही दिशा निर्देश लेके अंजलि को ढूंढ लिया। ये शहर का बिल्कुल अनजान और पहली बार दिखता चेहरा था। मेरी छोटी बहन से भी 2-3 साल छोटी ही थी। मुझे इस पे अपनी बहन से भी ज़्यादा प्यार इसका नाम सुनते ही आ गया था। उसकी स्कूटी पे मैंने उसको ही पीछे बिठा लिया और उससे रास्ता पूछते हुए जा पहुंचा अभय अंकल के घर। दरवाज़ा खुला तो आंटी ही सबसे पहले आई। मैंने पैर छुए उनके। शायद उनसे मेरा इत्तेफाक भी पहली बार ही था। अकेले आए हो? हाँ आंटी, वो असल में एक शूटिंग हो रही है यहाँ पे उन्हीं लोगों के साथ। अंकल कैसे? मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। मेरे इस सवाल का जवाब आंटी ने नहीं दिया। बड़ी अजीब बात थी। आंटी ने बस अंजलि को एक इशारा किया और वो भीतर चली गई। जोशी भैया कैसे हैं? 8 साल बाद फ़ोन किए थे, वो भी 3 साल पहले। फिर कोई बात ही नहीं हुई? हाँ आंटी, आप तो जानती हैं इन लोगों को। बाबा अब वहाँ ऑफिस भी नहीं जाते, बस घर में ही बैठे रहते हैं। अब बैठे बैठे क्या करेंगे, ढूंढ ढूंढ के पुराने दोस्तों को फ़ोन मिलाते थे बस। अभय अंकल से बात भी शायद 2-3 साल पहले ही हुई थी ना। अब वो शौक भी ख़त्म हो गया है। थोड़ा बीमार रहने लगे ना। पापा ने बताया था कि अंकल का भी इलाज चल रहा था उस वक्त। अब कैसा है सब, ठीक है ना? मैंने जैसे शुरुआत में ही गलत सुर छेड़ दिया था। आंटी रुआंसी हो गई। मुझे थोड़ी हैरानी और चिंता एक साथ हुई। तभी उन्होंने कहना शुरू किया, जोशी भैया से कहा था हमने कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, ये शराब वराब कम कर दीजिए। ऐसे ही तुम्हारी माँ भी इनको कहती थी, सिगरेट कम कीजिए। करना ही पड़ता था।
अपनी पत्नियों की बातें सुनते कहाँ थे ये लोग। तुम्हारे अंकल की अभी दूसरी बाईपास सर्जरी हुई ना 4 महीने पहले। आंटी कहती ही जा रही थीं कि तभी उनकी नज़रें उस दिशा में घूमी जहां उन्होंने इशारे से अंजलि को भेज दिया था। मैं भी घूमा। सामने अभय अंकल आ रहे थे। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, मगर उनके कुछ 4 कदम चलने के बाद मुझे एक अजीब सा धक्का लगा। अभय अंकल बहुत दुबले हो चुके थे। मैंने सोचा इनके जैसा जिंदा दिल आदमी उम्र की मार खा के ऐसा भी दिख सकता है, मगर वो मार उम्र की नहीं थी। अंकल चार्ली चैपलिन की तरह मगर बहुत धीमे धीमे चलते आ रहे थे और उनको दिशा अंजलि दे रही थी। मैंने उनके भी पैर छुए। अंकल का हाथ उठा पर मेरे सर तक नहीं पहुंचा, वहीं से लौट गया। मैंने दुविधा से आंटी की ओर देखा। बोल समझ नहीं पाते आप, आंटी ने कहा। तुम्हें पहचान भी नहीं पा रहे होंगे। इलाज करवा करवा के अब देखो कैसे। आंटी की आंखें बस एक पल में भीग गईं और अंजलि ने उनको जाके थाम लिया। मुझको अपने आने का अफसोस सा होने लगा था, मगर मुझे क्या पता था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य ऋत्विक श्रीधर जोशी की लिखी कहानी खबर से खबर। इस कहानी में अब तक आपने सुना, पिताजी के गुजर जाने के बाद कमल को उनके दफ्तर की महक आ रही है। वो जो उसको पहले उसके बचपन की यादों में ले गई और फिर बीते साल की याद में जब वो जयपुर अपने पुराने शहर गया था। वहाँ उसको अपने पिताजी के जिगरी दोस्त अभय अंकल मिले, जिनकी हालत सिगरेट पीने की वजह से बहुत ख़राब थी। वो बोल समझ नहीं सकते थे, मगर कमल को जैसे वो पहचान गए थे। अभय जी की पत्नी और बेटी के चेहरों पे एक उदासी सी छाई हुई थी। कमल को उनको देख के अपने आने पे अफसोस होने लगा। अब आगे। चाय ले आती हूँ। अंजलि जा नीचे से दूध लिया। मुझसे नजरें चुरा के आंटी भीतर रसोई में चली गई। अंजलि कुछ देर वहां बैठी रही, पर थोड़ी देर बाद वो भी चली गई। कमरे में बस मैं और अभय अंकल ही रह गए। आंटी ने जो कहा वो सब सच था, मगर फिर भी अभय अंकल की आंखें मुझे वो सच मानने नहीं दे रही थी। वो सामान्य से थोड़ी बड़ी हो गई थी। होंठ उनके खुलने की कोशिश में कपकपा रहे थे और गाल मुस्कुराने के लिए झटके खा रहे थे। शायद ये मेरा वहम ही था, पर मुझे ये बदस्तूर लग रहा था कि अभय अंकल मुझको पहचान गए हैं। मैं उनके दिमाग में उतर के उनकी सोच सुनने की कोशिश कर रहा था। लगा जैसे वो खुशी से हैरान है। 3 फुट के छोटे लड़के को आज खुद से ऊंचा, दाढ़ी से भरे हुए चेहरे के साथ देख रहे थे। मैं बस उनको देख के मुस्कुरा रहा था, जैसे मेरे मन की बात मेरी मुस्कुराहट से निकल रही हो। जयपुर से शूटिंग ख़त्म करके लौटने के बाद मैं यहीं अपने घर पे हूँ। जब से घर आया हूँ तभी से अस्पताल के चक्कर लगते रहे थे। मेरी ज़्यादातर जिम्मेदारियाँ यहाँ निभ गई हैं। पिताजी के प्रति जो आखिरी थी वो यही कि सगे संबंधियों को खबर कर दी जाए। लगभग सबको कॉल कर चुका हूँ। जहाँ मैंने ये समझा था वहीं मुझे बाबा के दफ्तर की वो जानी पहचानी महक आने लगी, जैसे बाबा शायद मेरे आसपास ही थे। मुझे याद दिलाने आए थे कि अभय अंकल को फ़ोन किया कि नहीं, भाभी को बता दो। मैं अपने मन में अभय अंकल की वो आखिरी छवि देखते हुए उनका नंबर मिला रहा था। मुझे पता था कि आंटी या अंजलि में से कोई उठाएगा। वैसे तो अभय अंकल को कुछ समझ में आने वाला भी नहीं था, पर उनके और मेरे बाबा के प्रति अब मेरा यही आखिरी कर्तव्य रह गया था। घंटी बजी, कुछ देर बजी, और जैसा कि मुझको अंदाज़ा था आंटी ने ही उठाया। हाँ आंटी, मैं कमल। हाँ हाँ, कैसे हो बेटा? घर में सब ठीक है? आज आंटी ने गलत शुरुआत की। मैं उन्हें खबर देना चाहता था, पर इतनी जल्दी नहीं। आंटी, अभय अंकल हैं आसपास वहाँ? बोलो ना बेटा। मैंने खुद को मजबूत किया। आंटी, वो बताने के लिए फ़ोन किया था।
पापा हमारे गुजर गए 7 दिन पहले। मैं कह के हल्का महसूस करने लगा। अब सब रोज की तरह ही होना था। कैसे हुआ, क्या हुआ, कितने दिन से इलाज चल रहा था, ये तो होना ही था, हिम्मत रखना, अब घर तुम्हें ही संभालना है, वगैरह वगैरह। मगर रिसीवर से आंटी के सुबकने की आवाज़ आने लगी। कमल, तुम्हारे अभय अंकल भी 2.5 महीने हो गए चले गए बेटा। मैं बस चुप हो गया। रिसीवर हाथ में लिए मैं आंटी का सुबकना सुन रहा था। थोड़ी देर बाद वहां से रिसीवर के रखने की आवाज़ आई। शायद वो भी यही महसूस कर रही थी जो मैं करने लगा था। मुझे जैसे सब भ्रामक सा लग रहा था। यह अनुमान दूर दूर तक नहीं था मुझको। बाबा और अभय अंकल, खबर मैं देने चला था और ये दोनों खबर मुझे ही दे गए थे कि अब दोनों ही इस दुनिया में नहीं है। कमरे से आती वो महक जो मुझको बचपन की और कई दूसरी यादों में ले गई थी, अब हवा में ही गुम हो गई थी। मैं उसको जाते हुए महसूस कर रहा था। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि थोड़ी देर में वापस आता हूं लेके आपका पुराना पसंदीदा ऑडियो पोस्टकार्ड। सुनते रहिए यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।